हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है अर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप करेंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप वर्ल्ड मीडिया को कवर करते हैं तो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्मेनिया अज़रबैजान के पास्ट को भी डिस्कस करेंगे, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे और साथ में ही डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडिया के कंसर्न से उनका क्या स्टैंड है। तो चलिए सबसे पहले अर्मेनिया और अज़रबैजान की हिस्ट्री को समझते हैं। और इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक उसी तरीके से अर्मेनिया और अज़रबैजान को भी डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो जो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन है, जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वो है क्रिश्चियन मेजॉरिटी। और अगर हम अज़रबैजान की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो है मुस्लिम्स की, और बहुत ही कम अमाउंट में क्रिश्चियंस भी प्रेजेंट है। अब जो ये आप क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है उसी का मेन इशू है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अर्मेनिया और अज़रबैजान दो नेबर कंट्रीज हैं। उनके बीच में एक कंट्री है नगोर्नो काराबाग। इनकी हिस्ट्री समझने के लिए आपको कुछ पीछे चलना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, जब इन दोनों ही कंट्री का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था और ये दोनों ही कंट्री यूएसएसआर के थ्रू कंट्रोल की जा रही थी। बैटल ऑफ बाकू के बाद से ही यूएसएसआर का पूरा कंट्रोल था इन दोनों कंट्री पे। लेकिन जब यूएसएसआर कोलैप्स हुई, इन दोनों ही कंट्री ने अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया और ये डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद दोनों ही कंट्री ने अपने आप को एक ऑटोनोमस टेरिटरी घोषित कर दिया। जब दोनों अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए, तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ नगोर्नो काराबाग की वजह से। अगर आप मैप को अच्छी तरीके से देखें तो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो नगोर्नो काराबाग है उसका लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ था। तो अर्मेनिया में जो पॉपुलेशन रह रही थी वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, जबकि अज़रबैजान की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंड आपको भी लगेगा कि नगोर्नो काराबाग को अज़रबैजान का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये अज़रबैजान के अंदर आता है। लेकिन अगर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ है तो अर्मेनिया इसलिए क्लेम कर रहा है नगोर्नो काराबाग को, क्योंकि जो नगोर्नो काराबाग की जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। इस वजह से अर्मेनिया क्लेम कर रहा है नगोर्नो काराबाग को। और अज़रबैजान किसी भी हालत में नगोर्नो काराबाग को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर कोई भी कंट्री नगोर्नो काराबाग को कैप्चर कर लेती है तो वो चारों तरफ से अज़रबैजान को काउंटर कर सकती है। जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स होता है 1991 में, वैसे ही नगोर्नो काराबाग हरकत में आते हुए अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देता है, जिसको उसने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ नगोर्नो काराबाग। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 1,50,000। मिडिल ईस्ट की इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी बार वॉर हो चुका है नगोर्नो काराबाग को लेकर, और जिसमें इन लोगों ने 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्योंकि दोनों ही कंट्रीज नगोर्नो काराबाग को नहीं छोड़ना चाहती थी, तो एक बार रेफरेंडम भी हुआ जिसके अकॉर्डिंग नगोर्नो काराबाग ना अज़रबैजान का पार्ट होने के लिए तैयार था, ना ही अर्मेनिया का। वो अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ही रखना चाहता था, जिसको अज़रबैजान ने मानने से मना कर दिया था। 1994 के वॉर के बाद दोनों ही कंट्री ने सीज फायर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने सीज फायर को भी साइन किया प्लस नो बॉर्डर डिमार्केशन को भी साइन किया। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ये मैटर स्टार्ट हुआ उस दिन जिस दिन अर्मेनिया ने कहा कि अज़रबैजान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बदले अज़रबैजान ने उसके 2 हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद फ्रेम में आया टर्की, जिसने अपने F-16 फाइटर जेट से शूट डाउन कर दिया अर्मेनिया का फाइटर जेट। ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया अर्मेनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि टर्की ने इसको डिनाई किया टोटली।
टर्की के डिनाई करने का रीजन CSTO भी हो सकता है। CSTO मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ था 15 मई 1992 को। ये बिल्कुल नाटो की तरह काम करता है। जैसे कि नाटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से किसी भी एक पे अगर अटैक होता है तो जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उन पे अटैक माना जाता है, और ये सारी कंट्रीज फिर जिस कंट्री ने नाटो के मेंबर कंट्री पे अटैक किया है उस पे अटैक करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से CSTO वर्क करता है, जिसके मेंबर है आर्मेनिया, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। लेकिन अज़रबैजान भी इनिशियली इसका मेंबर था, लेकिन बाद में अज़रबैजान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इस मेंबरशिप से। इसीलिए जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब CSTO एक्टिव नहीं होता है। लेकिन क्योंकि बात अभी टर्की की है तो आर्मेनिया बार बार CSTO को एक्टिवेट करने की बात कह रहा है। 17 अक्टूबर को अकॉर्डिंग टू अज़रबैजानी अथॉरिटी गांजा पर अटैक हुआ, जो कि अज़रबैजानी आर्मी ने किया था, जिसकी वजह से 13 सिविलियन इंजर्ड हुए हैं और 52 आर्मी के लोग भी इंजर्ड हुए हैं। जबकि 25 अक्टूबर की बात करें, आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, US अनाउंस करता है कि दोनों ही साइड एग्री हो गए हैं ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर को फॉलो करने के लिए, और ये सीज फायर ये दोनों ही कंट्री 26 अक्टूबर से फॉलो करेंगी। सब लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 26 अक्टूबर से ये सब नए सीज फायर को फॉलो करेंगे, अब कोई भी वायलेशन नहीं होगा सीज फायर का। इतने में ही अज़रबैजान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि आर्मेनियन आर्मी अपनी पोजीशन ले रही थी, जिसके वजह से अज़रबैजान को एक डिसीजन लेना पड़ा और फाइनली उन्होंने सीज फायर को तोड़ा अपने आप को डिफेंस करने के लिए। जबकि आर्मेनियन आर्मी ने, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इस एलिगेशन को डिनाई किया। सिचुएशन तब खराब हुई जब 27 अक्टूबर को शाम के 6 बजे अज़रबैजानी अथॉरिटी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि आर्मेनियन फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल डाल दी, जिसके वजह से उनके 13 सिविलियन की मौत हो गई। हालांकि आर्मेनियन गवर्नमेंट ने इस एलिगेशन को पूरी तरीके से डिनाई किया है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जाता है। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि इस वॉर में 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने सिविलियन प्लस आर्मी दोनों को ही काउंट किया है। अगर दोनों ही कंट्री के कैजुअलिटी की बात करें तो अज़रबैजान ने अपने लोगों का नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है, जबकि उनके तरफ से 188 सीरियन मर्सेनरीज किल्ड हुए हैं, जबकि आर्मेनिया के अकॉर्डिंग अभी तक उनके 974 सर्विसमैन किल्ड हुए हैं। अब चलिए एक एक करके वर्ल्ड के कंट्रीज का स्टैंड क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया की, क्योंकि रशिया CSTO का मेंबर भी है, साथ ही साथ वो उसके रशियन मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया में प्रेजेंट है। इसके वजह से आर्मेनिया रशिया पे प्रेशर बना रहा है कि आप हमको सपोर्ट करो और CSTO को एक्टिवेट करो। जबकि अगर हम रशिया के करेंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया के दोनों ही कंट्रीज से रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो रशिया यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहता है और दोनों ही कंट्री को बोल रहा है कि आप आपस में पीस मेंटेन करो, जो भी इश्यूज है उनको बात करके डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन अगर टर्की बार बार इसी तरीके से इन दोनों के बीच में या फिर आर्मेनिया के थ्रू अपने अग्रेशंस को दिखाता रहेगा तो रशिया को फाइनली CSTO को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब हम बात करते हैं जिस कंट्री की, वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें उससे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि आर्मेनिया के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। उसके अकॉर्डिंग आर्मेनिया नाम का कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को अज़रबैजान में डिप्लॉय कर रही है। इससे वो अज़रबैजानी गवर्नमेंट को अपना सोल्जर एज उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, तो कोई भी एक छोटा भी अमाउंट हो तो अगर वो सोल्जर्स जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर कुछ सोल्जर्स भी उनमें काउंट होते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान का इन्वॉल्व होने का रीजन 2 है। पहला तो एक आपका रिलीजन कार्ड है, क्योंकि अज़रबैजान
मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, इस वजह से भी ये उसको सपोर्ट करता है। और सेकेंड रीजन है क्योंकि अजरबैजान के साथ पाकिस्तान के कुछ डिफेंस इक्विपमेंट डील हैं, जैसे JF-17 को लेके, तो उस डील को भी ध्यान में रख के ये सब किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया दोनों ही कंट्रीज से पीस मेंटेन करने की बात कर रहा है और काफी न्यूट्रल स्टैंड है। यूएस का भी सेम स्टैंड है, न्यूट्रल स्टैंड है। दोनों ही कंट्रीज से बोला जा रहा है पीस को मेंटेन करने के लिए, और ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप नए सीज फायर को भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।